जो मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो फिजिक्स पार्ट 2 का एसी सर्किट 13 नंबर का चैप्टर है, उसमें 3rd नंबर का लेक्चर है। इसका जो पहला लेक्चर है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, 2nd नंबर का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें 4 पॉइंट्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में। पहला है voltage, AC voltage applied to a resistance, AC voltage applied to an inductors, और तीसरा है AC voltage applied to a capacitor। बाद में LCR सर्किट है। ये सीरीज है। अब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं बना सकता हूं मैंने, इसलिए 2 पार्ट में काट रहा हूं उसको। तो चलो आज के 3rd लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। AC वोल्टेज अप्लाइड करना है किसके अक्रॉस में भैया? कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स नाम सुना होगा और आप अपने घरों में देखते होगे कैपेसिटर होता है। ये 2 वायर्स होते हैं, ऐसे डब्बी होती है। देखना है आपको, आपके घर पे देख सकते हैं फैन को वहां पे जाके एक चेयर खड़ी, सीलिंग फैन जो होता है ना, देखो वहां पे ऐसा कैपेसिटर होता है। इसका काम होता भैया एसी को अलाउ करना और डीसी को ब्लॉक करना। ब्लॉक नाम सुना होगा। सर क्या होता है? सब कुछ बताऊंगा, पहले देख लो कैसे। चलो बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे। कर लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपेसिटर की एक खासियत होती है, दोनों प्लेट सेम होना चाहिए। देखो बैटरी और इसमें फर्क है, बैटरी का एक पॉजिटिव निगेटिव हायर लोअर, देखो ये बड़ा एक छोटा, यहां पे दोनों प्लेट सेम हो कैपेसिटर की, तो इसको कैपेसिटर। मतलब बहुत सारे बच्चे, और यहां पे हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले 2 लेक्चर में यही इक्वेशन दिया था मैंने, याद है ना। और हम लोग मान रहे हैं कि इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन से, कंसीडर कर रहे हैं यार, हमको क्या पता, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जुम 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 ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग इसका एक फिक्स डायरेक्शन कर रहे, मान रहे हैं ऐसे। बात सही है। तो इसमें से चार्ज आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ते हो वहां एक्चुअल में, बराबर है। तो ये जो कैपेसिटर है ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है 2 प्लेट के बीच में। इसमें ये इंसुलेटर होता है, ये होते, ये चीजें हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले। सबसे मेन बात भैया, ये एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। वाह वाह वाह। इसके पहले मैंने इंडक्टर पढ़ा था, याद है? इस इंडक्टर में मैंने बताया था कि एक्सएल इज इक्वल टू टॉइस पाई एफएल, एक इक्वेशन लिखा था। मैंने कहा था कि ये डीसी को जाने देता डायरेक्टली। जो डीसी होता है ना, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी यहां पे 0 होती, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए डीसी आ गया, बोलते जाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं, जाओ। लेकिन जब एसी आता है ना, तो एसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रही, बहुत ज्यादा रही, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब अपोज करने वाला कंपोनेंट ये। इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये बढ़ता था और इसको जाने नहीं देता था। मतलब यहां पे और यहां पे उल्टा है। यहां पे डीसी को डायरेक्टली ब्लॉक करता है, यहां पे डीसी को जाने दे रहा था, ये नहीं जाने देता, ये एसी को जाने देता है। लेकिन एक रेजिस्टेंस सर्किट था, वो तो दोनों को भी जाने देता। वो बोलता था चलो एसी आओ डीसी आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सो गया हूं, आपको जो करना है कर लो। ठीक है। तो देखने वाले ये ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा हो तो पोटेंशियल का फार्मूला था ये, याद है? पोटेंशियल का तो Q इज इक्वल टू सी वी, और इसी को हम सी ई लिखेंगे। अरे V को E लिखते भैया, V को E लिखना कोई गलत बात नहीं है। चलो बात समझ में आ रही है। तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पे करंट क्या होता है, किसी ने, क्योंकि कोई इंस्टेंट पे करंट पकड़ रहे हैं हम लोग, मतलब स्मॉल टाइम के लिए, क्योंकि ये तो वेरी हो रहा है ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जुम 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 कर रहा है, ये तो पता नहीं। तो किसी इंस्टेंट पे जो करंट होगा, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी, थोड़े, क्योंकि करंट का फॉर्मूला याद है ना भैया, क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है। अच्छी बात है सर, हम लोगों को कुछ वैल्यूज पता है। देखो डी बाई डी टी सी,
ई की वैल्यू क्या है, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन है भैया, मेरे ख्याल से आई इज इक्वल टू सी ई नॉट, ठीक है। डेरिवेटिव इसका बनेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आता है सी ई नॉट, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू जो टाइम है वो मल्टीप्लाई लेते हैं, तो टाइम के साथ जो टाइम से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, समझे। ये ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं होता, ये एंगल है और ये कोई टर्म्स है, समझे ना। चलो तो मैं इसको कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं मैं ई नॉट, देखो ओमेगा सी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब एक बात है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहां पे मैक्सिमम पीक करंट निकालना है, और करंट के लिए V बाय आर ये फार्मूला है। V मतलब हम लोग किसको समझते हैं, E को, तो R कौन है, रेजिस्टेंस कौन है, लेकिन किसका, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। तो जैसे कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगर कैपेसिटर हो तब हम लोग इसको XC कहेंगे, ये भी रिएक्टेंस है लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो इस फार्मूले में हम लोग E यहां पे XC रख सकते, C है भैया C, ठीक है। मैंने बोला यार कैसे करेंगे, एक काम कर सकते, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड का डिवाइड बना सकता हूं, मतलब आई नॉट ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। क्या फर्क है भैया मुझे बता बोला, आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 बाय ओमेगा सी, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है कि नहीं, तो दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिवाइड का डिवाइड रहा तो न्यूमरेटर जाता है ना, तो क्या फर्क हो रहा है, लिख सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस ओमेगा टी। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। मैं आपके बुक्स में इस इक्वेशन को ज्यादा महत्व नहीं देता है, मैं देता हूं, क्यों देता है, रीजन समझ में आता होगा आपको, सेकंड लेक्चर में देखो, ठीक है भैया। ये ऐसा लग रहा है कि इसकी फीलिंग ला रहा है, देखो आई के जगह पे आई, ठीक है, इसको हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ई है हाय सर, एक्सएल की जगह पे, एक्सएल पे जगह पे 1 बाय ओमेगा सी मिल रहा है, मतलब वो एक्सएल हो सकता है। अरे ओम्स लॉ जैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट, क्यों, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, क्योंकि ई नॉट ओमेगा सी ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी। आपके बुक्स में इस इक्वेशन को कोई महत्व नहीं, लेकिन ग्राफ निकालते वक्त ये इक्वेशन बहुत काम करना लगता है, हमारे साथ में बहुत काम करता है भैया। चलो ये इक्वेशन मिला है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ, आपके पास ईएमएफ का इक्वेशन है साइन के फॉर्म में, ये कॉस के फॉर्म में, कंपैरिजन कैसे करूं, कंपैरिजन करना है तो यार साथ वाले के साथ, मतलब मेरा दोस्त के साथ मैं कंपेयर, मेरे क्लास में जो बच्चे उसके साथ कर सकता हूं, ये तो मेरे क्लास में ही नहीं है, तो कंपैरिजन कैसे करूं। मैं बोला इसको साइन बना दो, इसको साइन बना दो, तो बना सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। शायद बच्चों आप लोग समझते होंगे मुझे क्या लिखना है, क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 होता है कॉस थीटा। फार्मूला याद होना चाहिए भैया, करना ही पड़ेगा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा ही ना, खत्म किस्सा हो गया। आपके बुक्स के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। जहां आई नॉट है वो इक्वेशन रख दो, 1 बाई, इक्वेशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, यहां पे ई नॉट 1 बाय ओमेगा सी रख सकते हो, रखना है तो, लेकिन यही फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल, दोनों इक्वेशन फाइनल है। हाँ सर साइन साइन, वाह वाह वाह, मतलब देखो जो ईएमएफ का जो इक्वेशन है उसमें पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, मतलब भैया करंट, क्या लिख सकता हूं मैं, करंट लीड टू ईएमएफ, ईएमएफ से मेरा करंट पाई बाई 2 से ज्यादा है, लीड कर रहा है, आगे है, आगे देखो इससे आगे है, लग रहा है ना, देखो साइन ओमेगा टी, लेकिन पाई बाई 2 ऐड कर रहा हूं मैं, मतलब ये करंट कैपेसिटर में ईएमएफ से लीड करता है, करंट लीड टू ईएमएफ, ईएमएफ से वो लीड कर रहा है, आगे है, ये बात यहां से हम लोगों को समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। और आई नॉट का मतलब क्या था मेरे पास, आई नॉट का मतलब ये है
ई नॉट डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा सी। ये आई नॉट की वैल्यू देखो ना, आई नॉट जो लिखा है ये इसके जगह पे लिखा, देखो यहां पे कंपैरिजन समझ में आ रहा है आपको। कोई शक है इक्वेशन में? मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इक्वेशन तैयार हो चुका है। हम लोग ग्राफ निकालेंगे और मैंने ग्राफ के लिए आप लोगों को इसके पहले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कहानी वही सभी चीजें चल रही है। दोबारा मैं पाट पाटा पाट डालता हूं। देखो ये साइन थीटा पॉजिटिव, निगेटिव रहा तो यही देखो ग्राफ ऐसे निगेटिव साइन थीटा, कॉस रहा तो मैंने बोला था प्लस कॉस थीटा के लिए, और ये माइनस कॉस थीटा के लिए। ठीक है, हम लोगों को मैंने बहुत बार बोला ओरिजिनल में ये इक्वेशन है करंट की, हमने कितना लीड किया ये समझने के लिए साइन में लाए। ओरिजिनल आई नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वेशन है। चलो मैं ग्राफ निकाल रहा हूं भैया, मेरे ख्याल से अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे आपके। सबसे पहले ईएमएफ निकालो। ईएमएफ देखो कौन सा है, प्लस है, यहां पे कुछ नहीं। प्लस साइन कैसे होता है, ये देखो ना प्लस साइन है, मतलब साइन फॉर्म ये है। ठीक है, कोई टेंशन। चलो ये किसका इक्वेशन है, ये प्लस ई नॉट है और ये माइनस ई नॉट है। और आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैं हम लोग करंट निकालना है। करंट के लिए ये नहीं देखना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये हमने बनाया है, जानबूझकर बनाया है। ठीक है ना, तो मैंने बोला यार ये इक्वेशन कॉस है, और कॉस वेव फॉर्म कौन सी है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव, साइन नहीं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉस ये है। तो आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे, देखो ध्यान देना है यहां पे, ये इक्वेशन यहां मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग स्टार्ट करोगे यहां से। करंट थोड़ा नीचे से करते हैं हम लोग, आपको पता ही है मैक्सिमम करंट ये देखो प्लस आई नॉट माइनस ये 0, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां मैक्सिमम आना चाहिए ना वैल्यू ये। चलो हाँ, अब यहां से देखो मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को। जहां ईएमएफ मैक्सिमम है वहां पे हमारा करंट जो करंट 0 पे लीड कर रहा है, लीड करंट लीड कर रहा है, आगे देखो करंट हमारा आगे आगे। बात समझ में आ रही है? देखो ना हमारी ईएमएफ जब वैल्यू 0 है तब करंट 1 है, 1 मतलब लीड कर रहा है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये लीड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो ये 0 है और ये 1 है, मतलब प्लस वैल्यू कुछ भी जो भी एम्पियर में करंट लिखा हो तो। बात समझ में आ रही है? देखो लीड कर रहा है। जब हम लोग 90 पे जा रहे तब ईएमएफ कितना मिल रहा है, मैक्सिमम पीक वैल्यू थी, तब करंट 0 हो गया, लीड कर रहा है ना आगे। जब देखा हमने कि यहां पे करंट 0 हो गया तब ये -1 वैल्यू आ रही है, मतलब ये लीड कर रहा है, आगे है। ईएमएफ से हमारा करंट आगे है, लीड कर रहा है, सामने है। ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। पहले सबसे पहले हम लोग अब फेसर डायग्राम निकालने वाले। सिंपल, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला भैया कि ये से हैं, ये हम लोग ई नॉट ऐसे निकालते हैं और ये एंगल निकालते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ये मैप निकालते हैं। अब हम लोगों को करंट निकालना है और हम लोग कहां से कहां गिनते हैं, देखो इस एक्स एक्सिस से जूम आगे आते हैं। तो ये मैप दिखाने का तरीका ये है। हमने बोला करंट बिहाइंड रहा तो पीछे आते थे माइनस की तरफ इधर। अब आगे जाना है ना इससे, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इससे आगे मतलब इधर 90 डिग्री से, क्योंकि फेस डिफरेंस यहां पे 90 डिग्री है, π/2 मतलब इससे 90 आगे जाना है। मतलब ये 45 होगा तो इधर 45 निकालो, तो 45 45 90 हो जाएगा, तो ये आपको करंट मिलेगा। ये देखो यहां पे आपको लग रहा भी है कि ये 90 है, देखो ये 90 है कि नहीं। मतलब आप लोगों को ये ईएमएफ की इक्वेशन लिख सकते ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई शक है? समझ में आ रहा है? और यहां पे हम लोग लिख सकते ये जो इक्वेशन है ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और लग रहा भी देखो प्लस π/2 से सामने है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन क्या है ये 90 से आ गए, देखो यहां से 90 आ गए,
यहां से 90 आ गई। ये है फेजर डायग्राम आपकी। कौन सी डायग्राम है? फेजर डायग्राम है। तो ये आपका ईएमएफ होगा, ठीक है, और ये आपका करंट है। ये करंट के लिए, ईएमएफ के लिए। कोई शक? इसके पहले हमने क्या देखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस में? वहां पे करंट पीछे था, पीछे था इसलिए नीचे लिखा था ऐसे। देखो इसके पीछे मतलब इधर, आगे मतलब इधर जाओगे ना। देखो ऐसे ऐसे हम लोग कैसे जाते हैं हमेशा? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर जाना पड़ेगा ना। अगर आपने कहा पीछे तो कैसे जाओगे? क्लॉकवाइज, है ना? सॉरी, ओनली क्लॉकवाइज, समझे ना? लेकिन हम लोग लीड कर रहे। तो ये था भैया कैपेसिटर्स का आपका पूरे के पूरे इक्वेशंस, सभी चीजें। हम लोग अब बढ़ेंगे रिएक्टिव कैपेसिटर। मतलब ये जो वैल्यू है, अगर हम लोग देखते हैं आई नॉट इज इक्वल टू, है ना, क्या आ रहा है? ई नॉट 1/ω/c। अब ये दोबारा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में दिए लगे तो दोबारा एक हेडिंग लिख के मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखेंगे। क्या देख रहे हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मुझे एक बात बोलो, ये इक्वेशन था आपका, इस इक्वेशन को ऐसा लिखा था हमने। इसका मतलब हमने ओम्स लॉ के हिसाब से देखा तो E/R आना चाहिए। अच्छी बात है सर। इसका मतलब I के जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो E/R होगी। देखो कंपेयर करता जाता ना। अरे I0 की जगह पे देखो I0 E0/R, ओम्स लॉ के हिसाब से। मैंने बोला यार I0 की जगह पे जो भी वैल्यू है, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हुए हम लोग लिखेंगे यहां पे कि I0 इज इक्वल टू, ये E0 एक्चुअली E0/1/ω/c। अच्छी बात है सर। देखो I0 मिला, हाँ E0 मिला, R की जगह पे ये, लेकिन R क्या है? ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस है? कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटिव से जो अपोज होने वाला है। मैंने बोला एक काम करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल Xc ही है, लेकिन बेस ऑफ द सी है तो कैपेसिटर है, यल रहा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। मतलब एक काम करते हैं, Xc लिखते हैं, इसके जगह पे 1/ω/c लिखा होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? मुझे बताओ। Xc के जगह पे 1/ω/c है, और ओमेगा का रिलेशन मैंने मॉर्निंग लेक्चर में टॉइस बाय एफ बोला था। तो यहां पे Xc इज इक्वल टू 1/2πfc। ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है। मतलब यहां पे एक चीज बहुत बढ़िया है, आप लोग जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। इनवर्सली है ना, ये बढ़ाओ ये कम, ये कम करो ये बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। समझे? मतलब ये है भैया, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाओगे, मतलब इंक्रीज करोगे, इंक्रीजेस, तो Xc डिग्रीजेस। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे यह बताना है कि यहां पे इसको इंक्रीज करने से, मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मतलब एसी में भी देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब एसी भी डिफरेंट हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। एसी मतलब एसी समझते हो ना? ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरी बी डायग्राम ली, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज्यादा, जुम 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 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये कम फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में ये इतनी है और 1 सेकंड में इतनी है। तो आपने किसी को कहा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब अपोज करने वाला जो फैक्टर था वो कम है, तो उसको अलाउ करेगा। अरे कम है मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यहां पे ये बोलेगा यार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा। ये तो बात पता है ना यार, V/R, ये तो पता है ना। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो करंट कम फ्लो होगा। इसी हिसाब से हमने बोला कि यहां पे करंट अगर आपको ज्यादा, एसी अगर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ये कम, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। मतलब एसी को ये देखो अलाउ करता है। क्यों अलाउ करा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एसी के, और उसमें जो एसी, ऐसा एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा अलाउ करेगा। अगर हमने फ्रीक्वेंसी 0 रख दी, देखो फ्रीक्वेंसी 0 रख दी, मैंने 0 रखो, तो यहां पे इक्वेशन आएगा Xc
1/2πf बराबर है ये c। तो ये 0, 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। मतलब यक्सी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण, ये जाने ही नहीं देगा फिर उसको। कब? अगर यक्सी अपना इन्फिनिट होगा, मतलब जैसे कि फैन होता है, फैन हम लोग फैन को बढ़ाते देखो ऐसे, तो फैन बंद करते हैं स्विच ऑन होने से भी, किससे? रेगुलेटर से। मतलब उसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस कर दो तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। ये कौन सी कंडीशन है? फ्रीक्वेंसी किसकी 0 होती है? डीसी की, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। देखो ये फ्रीक्वेंसी 0 है, देख रहे हैं ना? कांस्टेंट करंट होता है। कांस्टेंट करंट रहा मतलब फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? एसी की, क्योंकि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 1 2 3, है ना? ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 मतलब क्या है सर? मतलब भैया इसका एक्सी इनफिनाइट, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा और इस करंट को अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं डीसी को ब्लॉक करता है कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर इसीलिए डीसी को ब्लॉक करता है क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी होना वीसी को अलाउ करेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना ज्यादा अलाउ करंट करेगा। अरे डीसी को तो फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, इसलिए डीसी को ब्लॉक करता है ये कैपेसिटर। ये इसका मेन उद्देश्य है कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर है, दिख रहा है? समझे? अब ये कैपेसिटर फैन को क्यों लगाते हैं भैया? क्या रीजन है? ये एलसीआर सर्किट में पढ़ने वाले, तो इसको नोट डाउन करें। मैं अगला, हाँ, और एक ये जो भैया मॉर्निंग के लेक्चर में भी यक्सएल, यक्सी, ये आर, ये SI यूनिट सबका होता है ओम, और इसके डायमेंशन भी सेम, क्योंकि ये काम करता है अपोज करने का, ये भी अपोज करने का, ये भी अपोज करने का काम करता है। हाँ, फर्क इतना है कि एसी डीसी कुछ भी करंट हो सेम है। एक्सेल जो है ये थोड़ा अलग है। ये क्या करता है? डीसी को जाने देता है और एसी को भी जाने देता है, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ेगी क्योंकि इसका इक्वेशन है एक्सएल का 2πfc। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा। एक्सएल बोला, यल। तो ये एसी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कितना अलाउ करना और कितना है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कम अलाउ। ये क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। मतलब ये एसी डीसी वाले की दोनों में कंपैरिजन करते हैं और वो चाहते हैं कि चलो एसी है तो आ भैया, डीसी है तो रहने दो, ये कहता है। ये बोलता है डीसी है तो आने दो। एसी है तो सोचता है तेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रुक, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रुक, कम कर, बाद में आ। ये ऐसा नहीं करता है, ये पार्शियलिटी नहीं करता है। वो बोलता है तू एसी हो डीसी हो, आजा मेरे से, सबका यूनिट होगा ओहो, क्योंकि ये काम आपस करने का करता है, भले वो एसी को करता होगा डीसी को करता हो। चलो तो हम लोग अभी एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस का कॉम्बिनेशन होने वाला। अभी हम लोग देखने वाले अभी कि यहाँ पे एलसीआर सर्किट है। कौन सा? एलसीआर को सीरीज में लगाया हमने, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन किया है। अब आपका फैन जो होता है ना, ये फैन में यही कंडीशंस होती है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते ना, ये प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड प्योर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। फैन में क्या होता है कि ये जो है ये वायर को ऐसे 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 वाउंड करते हैं। इसमें क्या है? इंडक्टेंस भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी है। क्यों? रेजिस्टेंस लेंथ के कारण बढ़ता है। वायर देखो, आपका फैन अगर जल जाता है, बोलते ना ऐसे जल गया, खराब हो गया, ऐसा नाम रखते होंगे, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जो वायर होता है, कॉइल खराब होती है, तो कॉइल में लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और ये दोनों एक ही जगह पे होती है। और बाद में कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक ध्यान रखना, दोनों प्लेट सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर एक आगे पीछे होती है तो बैटरी बनती है, डीसी पावर सप्लाई दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस है। आपको सीरीज पता है, सीरीज रेजिस्टेंस, वहां पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज निकालेंगे हम लोग EL, यहां इसका ड्रॉप ऑफ वोल्टेज निकालेंगे EC, और यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा ER। ये क्या है? ये फेसर डायग्राम है। एक्चुअली हमने देखा था जब भी इंडक्टर्स हो, तो इंडक्टर्स में देखा था हमने कि यहां पे हमारा EMF लीड करता है या करंट बिहाइंड लैग, करंट लैग वर्ड इस्तेमाल किया था, करंट लैग, है ना, बिहाइंड द EMF, मतलब वो EMF से पीछे याद होगा मैंने निकाला था ऐसे, ये तो ये देखो, ये E0 था और ये I0 था, बिहाइंड इधर था। इसमें करंट
लीड करता है, ये बिहाइंड था यहां पे, देखो करंट ई से इधर था, मतलब देखो क्लॉकवाइज मतलब पीछे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो देखो ईएमएफ से करंट आगे है, आगे। बात समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन है? और यहां पे हमने पढ़ा था कि ये इन फेस है, दोनों का डायरेक्शन करंट का और ईएमएफ का दोनों का सेम है। समझे? डायग्राम का मतलब समझ लो पहले भैया, बाकी सभी चीजें होगी। चलो तो हम लोगों को बताओ, ओम्स लॉ के हिसाब से इसका इक्वेशन V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? EL, यहां पे एक करंट, ठीक है, I, और रेजिस्टेंस क्या है इसका? XL है। ओके, इसके बारे में इक्वेशन कैसे लिखोगे? EC का तो EC I XC लिखोगे। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ER इज इक्वल टू I इंटू R। मेरे ख्याल से यहां पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इतना होगा IXL, यहां पे IXC और यहां पे I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR जैसे हम लोग यहां पे इक्वेशन लिखने में काबिल है। इन तीनों की एक डायग्राम बनाते, ये फेजर डायग्राम 2 और ये 3। यहां पे ईएमएफ हमने इस्तेमाल किया, करंट भेजा, तो इसका इफेक्ट कितना हो रहा है, कितना अपोज हो रहा है, जो करंट मेरा जो फ्लो हो रहा है इसमें से कितना ये अपोज अलग कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। हम लोगों को इसका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। अब कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे? देखो आपने कहा है कि सर चलो एक वाई एक्सिस निकालो और इसके लिए ये निकालो एक्स एक्सिस। मुझे बताओ लीड कौन कर रहा है? EL, लिख दो EL। पीछे कौन है? EC। ये कौन है भैया? हमारा करंट है, लेकिन करंट के साथ ये भी इन फेस है, इसलिए ER भी लिख सकता हूं, एक ही लाइन पे लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन फेस है, करंट और ER। यहां पे अगर देखा जाए EL से करंट बिहाइंड है, देखो है कि नहीं? और कैपेसिटिव सर्किट में मैंने जो पढ़ाया था तो वो लीड कर रहा है, देखो इधर से जाओ तो लीड कर रहा है, तो ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कैसे लिखोगे? इसी का मतलब ये है, और हम लोग निकालते थे ऐसे, ये ओमेगा, याद है ओमेगा? भूल गए है ना? तो ये था E0, मैक्सिमम निकालने का तरीका था। तो हम लोग इसी को के कह रहे, इसको E0 कहो और ये के कहा उन्हें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ज्वाइन करो। मुझे बताओ इसका अगर हम लोगों को ये निगेटिव है पॉजिटिव है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? EL माइनस EC। अरे पॉजिटिव है ना, जब ये सर्किट अगर मतलब XL ज्यादा, ठीक है वो बाद में बात करेंगे, बात तो समझ में आ रही है। ये लीड कर रहा है, ये पीछे है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे? EL माइनस EC, डायग्रामेटिकली सोचा जाए तो। ये हम लोगों को निकालना है इंपीडेंस। क्या निकालना है? इंपीडेंस। और इस एंगल को फाई कहा है। डायग्राम कैसे निकाली? इसको देखो, ये इसको ज्वाइन किया यहां, ये दोनों सेम ही यहां, तो मैं निकाल सकता हूं यहां पे। अगर सोचा जाए तो मुझे E0 निकालना है, मतलब ये निकालना है E0। तो कैसे लिखोगे भैया? आप लोग लिखोगे यहां पे बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है? EL माइनस EC का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू तो पता है यार, पुटअप कर दो। तो यहां पे इसका काम करते IR, E0 को ऐसे रखते हैं IR। कोई शक है? ओके, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पुटअप करने ही वाली जल्दी जल्दी करेंगे। चलो अब यहां पे ER की वैल्यू है, ये नहीं कहा गया, ये IR का स्क्वायर, यहां पे IXL माइनस IXC का स्क्वायर। बढ़ना आगे, चलो तो हम लोग काम करेंगे अभी, कैलकुलेशंस बेसिस पे काम कर रहे हैं अभी। तो ये होगा IR इज इक्वल टू, इस I को कॉमन निकाला जाए तो मैं यहां पे रूट ऑफ निकाल सकता हूं I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अरे ये I सबको I को कॉमन निकाल रहा हूं, ये और भी बाहर आने वाला है। सॉरी, एक काम करते यार, तीनों को मिला के एक नाम देते, जड़, उसको इंपीडेंस कहते। क्या देंगे हम लोग? नाम देंगे उसको जड़। क्या अब से नहीं देना पॉसिबल? ठीक है, रहने दो, देना है तो दे भी सकते थे, नहीं देना है तो मत दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे E0 ही रखो। चलो इसको E0 ही रखना है, E0 ही रखो। नहीं रखते तो भी चलता था, E0 ही रखते थे क्योंकि नाम देना पड़ेगा E0। इसको I बाहर निकाल रहे, स्क्वायर के बाद I का स्क्वायर बाहर आए, बचा क्या है? R स्क्वायर।
XL माइनस XC का स्क्वायर। एक काम करते हैं, I नॉट बाई ई नॉट बाय आई रूट ऑफ आर स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। कोई शक है? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल? सब लोग श्योर है? देखो अब इस आई को जैसे ई नॉट मैक्सिमम माना है तो इसको भी आई नॉट मानो, मैक्सिमम मानेंगे। पिक वैल्यू, करंट की पिक वैल्यू, करंट की पिक वैल्यू मानेंगे, हर समय मानेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि ई नॉट आ रहा है तो आई नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये पीक वैल्यू है तो करंट की भी पीक वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। लेकिन भैया बट हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि R इज इक्वल टू वी बाय आई। देखो V के जगह पे E आ रहा है, I की जगह पे भी I आ रहा है, मतलब ये R है, मतलब लेकिन R है, लेकिन क्या नाम देना है उसको? नाम देंगे Z। Z का मतलब होता है इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है ये कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है उसका नाम Z रखा गया है। इसका कॉम्बिनेशन किया गया है सीरीज में। ये अपोज कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है? तो आपने बोला यार ये तीनों भी है तो अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम रेजिस्टेंस अपोज करने, ये कैपेसिटर, ये तीनों के LCR सर्किट सीरीज में लगाने से जो अपोज हो रहा है वो Z हो रहा है। तो इसका नाम देंगे हम लोग Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या? इंपीडेंस। किसका? LCR सर्किट का। किसका है भैया? LCR सर्किट का ये इंपीडेंस हम लोगों को मिल रहा है। किसी ने कहा है कि चलो ये एंगल निकालते, मतलब ये कितना EMF आगे ही, यहां से कितना आगे है तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे tan फाई, देखो tan फाई, ये ER है भैया, ठीक है ना, ये पूरी जो ये साइड है ना ये ER है। tan फाई के लिए क्या फार्मूला होता है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट या परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड, जो भी फार्मूला लगाना है। तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं EL माइनस EC डिवाइड बाय ER। कोई शक है? ये EMF का हम लोग यहां पे फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इन सबकी फार्मूले पता है मुझे, ये IXL माइनस IXC IR। देखो EL की वैल्यू मैंने लिखी, EC की लिखी, ER सबकी वैल्यू लिखी, पुटक की। I को कॉमन निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। I को कॉमन निकाला तो XL माइनस XC डिवाइड बाय IR, I से I मर गया तो tan फाई की वैल्यू मुझे मिल रही है XL माइनस XC डिवाइड बाय R। दिस इज द, ये मुझे यहां पे EMF कितना आगे है यहां से, ये E नॉट मैक्सिमम वैल्यू, वो फाई हम लोगों को यहां का जो एंगल है वो एंगल हम लोग निकाल पा रहे हैं इस चीज से। कोई टेंशन है? मेरे ख्याल से कितना आगे है पीछे है, तो इसलिए करंट का इक्वेशन लिखा था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें एक काम करेंगे, फाई ऐड करेंगे, इसमें भी फाई ऐड करेंगे। इससे क्या पता लगेगा कि हमारा करंट और EMF कितने आगे पीछे है, इस बात से पता लगा सकते हैं हम लोग फाई से। फाई एक तो प्लस होगा माइनस होगा, जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोगों को पता लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? चलो हम लोग इसके कुछ केसेस है, आपको दिखाई तो दे रहा है भैया, इसके केसेस डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे उसके केस नंबर फर्स्ट। क्या है केस नंबर फर्स्ट? केस नंबर फर्स्ट है XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। XL इज इक्वल टू XC, ये मेरे पास इक्वेशन दिया है। तो tan फाई क्या मिलेगा? tan फाई देखो दोनों सेम है, मतलब XL माइनस XC, 10 में से 10 गए 0, मतलब भैया 0, और ये फाई तब 0 होगा। अच्छा बात है, मतलब अपने जो भी सर्किट निकाला था अभी वाला ये है ना, ये था EC L ER, ये था फाई है ना, ये E नॉट, ये K था, याद है ना, ये करंट था, याद है आपको? कोई टेंशन है? मतलब इनका कहना है कि ये जो है ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जैसे बन रहा है। मतलब ना तो ये और ये इक्वल रखे, ये और ये इक्वल रखा
तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है। मतलब ये सर्किट पहले जो हमने पढ़ा था, पहले सबसे पहले है ना, एसी वोल्टेज जो अप्लाइड कर रहे थे वो किसके अक्रॉस में, रेजिस्टेंस के, तो ये सर्किट बन रहा है प्योर। बस क्योंकि इसका फाइ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है ये करंट का डायरेक्शन है और ये ईएमएफ है। बस केस नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा है। मतलब EL इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू XC रखा तो ये कंडीशन बनेगी, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसे काम करेगा, बिल्कुल करेगा जैसे प्योर रेजिस्टिव, क्योंकि इसका फाइ 0 है। फाइ 0 है मतलब ये जो है ये ओनली I और ER ही काम कर रहे हैं, बाकी के कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है ना ये प्योरली E0 इसको मैच कर रहा है, इसको ऐसे नीचे आ रहा था, 0 एंगल हो रहा है। कोई शक है भैया? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। वोल्टेज एंड करंट इन फेस, उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज एंड करंट इन फेस। इन फेस कब होते हैं, ये पहली कंडीशन। फेसर डायग्राम इसलिए तो बोला था मैंने, याद करो। केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर सेकंड में हम लोग देख रहे हैं, कोई भी कंडीशंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। पहले आपके बुक्स में XL इज ग्रेटर देन XCA वह रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा, इस इक्वेशन को ध्यान देना है। मतलब 100 में से 50 की तो 50 पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। मतलब भैया यहां पे मेरे पास जो भी tan फाइ का वैल्यू की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ही यहां पे सिंपल है कि फाइ इज पॉजिटिव। फाइ क्या है, इज पॉजिटिव। फाइ पॉजिटिव मतलब यहां होगा ऐसा, पॉजिटिव समझते हो ना। फाइ पॉजिटिव मतलब भैया यहां पे XL इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा है। किससे, इससे। तो हम लोग एक बात कर सकते हैं यहां पे कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा है यहां पे। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी XL की है, तो इसका इफेक्ट इस सर्किट पे ज्यादा होगा। किसका, इसका ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं है। मतलब यहां पे वोल्टेज जो है हमने पढ़ा था कि वोल्टेज यहां पे लीड कर रहा है। देखो ये EL लीड कर रहा है, जैसे कि हमारी बात हुई थी यहां पे, ये करंट बिहाइंड है और EL पॉजिटिव है ना। देखो करंट क्या कर रहा था, यहां पे लैग कर रहा है और EL ज्यादा है। ऐसे बात की थी ना, वो जो सर्किट है ये इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ये मतलब इसका मतलब यहां पे करंट बराबर है, पीछे होगा। अरे रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो ये इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही है। केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड, XC इज ग्रेटर देन XL। क्या होगा भैया, तो यहां पे कौन ज्यादा है, XC ज्यादा है। किससे, EL से। मेरा EL और ये देखो XC ग्रेटर है EL से, बड़ा EL निकालता हूं जानबूझकर, पहचान में नहीं आ रहा है बिल्कुल इसलिए, ठीक है। मतलब यहां पे XC ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब 50 में से 100 गए तो माइनस होगा, तो फाइ इज निगेटिव। तब यहां पे इसका ज्यादा इफेक्ट होगा। वो सर्किट में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वाला कंपोनेंट कैपेसिटर होगा भैया। कौन होगा, कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट, मतलब ये सर्किट में कैपेसिटर का सबसे ज्यादा राज चल रहा है। हमारे फैन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब ये तीनों केस हो गई, और एक इंपीडेंस तो आपको ये तो पता ही है कि पहले से ही, जैसे कि आपकी बुक्स में इंपीडेंस ट्रायंगल जो बताया है, कुछ नहीं, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। बस देखो वही है, जो ये सर्किट है ना वही यार, इस सर्किट को निकाल दो आप। देखो कैसे, सर्किट नहीं बोलेंगे, डायग्राम। जैसे देखो ट्रायंगल ये, ठीक है ना, ये फाइंगल दिख रहा है आपको, ये इसको हमने ER कहा है, करेक्ट है सर। इसको क्या कहा है हमने, EL माइनस EC कहा था। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, R के फॉर्म में, मतलब रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखेंगे इसको, XL इसकी वैल्यू डाली तो ये होगी XL माइनस XC होगी, बस। अरे सेम है ना यार, कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू डाली ना, EL EC और ER की वैल्यू डाली, बस, बाकी कुछ नहीं। तो आया होके कट हो रहा है, तो बस यही है, हो गया, खत्म किस्सा बस। तो इंपीडेंस निकालना था, तो हमने बोला कि हमारे पास फार्मूला R², यहां पे XL माइनस XC का स्क्वायर है, बस खत्म किस्सा, यही था। और इसमें से
tan phi कैसे निकालेंगे? सेम 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 ट्राइंगल। tan phi कैसे निकालेंगे? अपोजिट एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। मेरे ख्याल से ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों को मिला है, ये फार्मूला ऑलरेडी ये मिला है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? ट्राइंगल क्या पढ़ना है? इंपीडेंस का ट्राइंगल क्या पढ़ना है? वही चीज है। मैं आपको फैन के बारे में बताने वाला था। आपको दिखाई दे रहा भैया, जो हमारे घरों में फैन है उसके बारे में डिस्कशन चालू है। फैन में क्या करते हैं पता आपको? ये एक्चुअली दोनों मिला के रजिस्टेंस ये एक ही चीज में होती है। मतलब हमारे घर में जो फैन होता है ना, ये यल भी दिखाता है और रेजिस्टेंस भी, लेंथ बढ़ने से। मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली लेंथ। और यहां पे होता है कैपेसिटर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमने फैन चालू करने के बाद, फैन चालू नहीं, आवाज आती है, लेकिन आवाज आती है, लेकिन फैन चालू होता है क्या? नहीं होता भैया। क्यों नहीं होता? इसका रीजन सुन लो आज। इसका रीजन सुनो। अगर ये कैपेसिटर हो गया खराब, कैपेसिटर हो गया खराब, तो ये इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसका? ये एक्सएल का और या एक्सी का जो रेजिस्टेंस है बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है कि हम लोग भेजते हैं एसी। क्या भेजते हैं? एसी भेजते हैं। अब अच्छी तरह से समझ लो भैया, फैन में क्या होता है? वायर होता है, वायर। वही इंडक्टर्स और वही रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बाद में कैपेसिटर लगाते हैं ऐसे। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाया तो इसका काम होता है डीसी को ब्लॉक करो, और फैन चलता है भैया एसी पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। फैन, फ्रिज, ये जो डिवाइसेस है ये एसी पे चलते हैं। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, आपको याद होना चाहिए कि डीसी में कौन कौन है, क्या क्या है। फैन चलता है एसी पे। अब ये नहीं रहा तो ये तो ये डीसी को भी आने देता ना, ये तो ज्यादा तो डीसी को आने देता है, डीसी को आने का काम करने देता है। मतलब रजिस्टेंस तो डीसी को एसी को दोनों को आने देता है, और ये जो है ये डीसी को ज्यादा आने देता है, एसी को कम, मतलब ज्यादा नहीं आने देता है। एसी की अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो पूरा आने देगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही तो नहीं आने देता। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही ना, इसलिए इंडिया में 50-60 फ्रीक्वेंसी, पता है ना आपको, कम फ्रीक्वेंसी है, समझे ना। तो यहां पे एसी डीसी दोनों भी आ रहे थे। अब यहां पे आने के बाद फैन चलता है एसी पे। अब यहां पे अगर ये ना लगाओ तो एसी भी आ रहा है, डीसी भी आ रहा है, डीसी भी आ रहा था, एसी आ रहा था। मैंने बोला यार मुझे तो डीसी नहीं चाहिए, ये दोनों आए तो फैन काम नहीं करेगा। क्यों? फैन बोलेगा एसी का काम है, डीसी का काम नहीं है, डीसी भी आ रहा है और मेरे काम का नहीं है। मैं काम करता हूं, इसलिए एक ऐसा डिवाइस लगाता हूं ओनली एसी आ जाए। एसी आने के लिए एक काम होता है कैपेसिटर का, इसलिए भैया कैपेसिटर लगाते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं रहा ना, मेरा फैन बंद होगा, घूमता ऐसे जूम जूम, कट 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 कट। तो मैकेनिकल आता है, बोलता है भैया आपका कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर जैसे ही लगा है वैसे डीसी को खा लेता है, मतलब मार देता है, अलाउ नहीं करता है। और एसी को अलाउ करते हुए हमारा जो फैन है भैया ये घूमने लगता है, जुम 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 जुम। ये है इसका काम भैया, ये एलसीआर सर्किट का। बात समझ में आ रही है? इसके नेक्स्ट भैया पावर बोल की कंडीशन थी एक, लेकिन वो हमारे सिलेबस में से पोर्शन से डिलीट हो चुका है। उसके बाद में एलसी ऑक्सीलेशन क्या है वो पढ़ने वाले। तब तक बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और साथ में नए तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।